इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आरजी, एक लंबे अंतराल के बाद हम सभी के बीच में आइए, स्वागत है डॉक्टर राकेश कुमार आरजी। जी भाई साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी, अपने आप को जी। स्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। नान्यपन्था विद्यते यनाय। लंबे अंतराल के बाद सचमुच आज आप लोगों से मिलकर के बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। कई दिनों से मैं स्वयं भी सोच रहा था कि आपका दर्शन लाभ हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां नहीं। खैर, आज हम अभी एक मीटिंग में भी चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को दोहराते हैं। रानी दुर्गावती, और शायद मुझे लगता है कि हमारे संयोजक संचालक महोदय ने इसीलिए बुलाया कि कालिंजर की और बुंदेलखंड की बात हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब देवेंद्र देवेंद्र सिंह सिंह वहाँ की वहां समय प्रकाश पर है। जी 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 जी। तो देखिए, ये जो विंदेलखंड है, विंध्येलखंड, इसका नाम विंध्याचल पर्वत की वजह से जो है, इसको ऐसी भूमि जो विंध्याचल के से घिरी हुई थी, इसलिए इसको उस समय प्राचीन काल में विंध्येलखंड कहते थे। और विंध्येलखंड से बिगड़ करके ये धीरे धीरे शब्द प्रचलित हो गया, विंध्येलखंड, बुंदेलखंड। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण कभी रामचंद्र जी इसी क्षेत्र से निकलते हुए आगे की तरफ गए थे, जो आगे किष्किंधा पर्वत की तरफ, तब इसी क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता था। तो ये बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र रहा, जहां पर रामायण काल में कई घटनाएं घटित हुई, जिनको हम सब जानते हैं। रामचंद्र जी दंडकारण्य में रहे, उसके बाद किष्किंधा पर्वत की तरफ गए। तो ये सारा ऐतिहासिक क्षेत्र हवेन सांग के जमाने में, जिस समय यहाँ पर राजा हर्ष का शासन था, उस समय इस क्षेत्र को जुझौती के नाम से जाना जाता था। गुर्जर राजा परिहार राजाओं ने भी यहाँ पर यशोवर्मन जैसा प्रतापी शासक हुआ, उसने भी शासन किया, लेकिन अपनी वीरता, अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाने के लिए यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही अपना विशेष स्थान रखता है, अपनी विशेष पहचान रखता है। देश की आजादी का आंदोलन हो या उससे पहले मुगलों के जमाने की बात हो या उससे पहले सल्तनत काल की बात हो, प्रत्येक कालखंड में इसने अपना गौरव और अपना सम्मान बचाए रखने में विशेष उपलब्धि हासिल की। परिहार राजाओं ने भी
विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में हम सब भली प्रकार जानते हैं। यहीं पर वो कालिंजर का किला है, जिस किले में शेर शाह सूरी की हत्या की गई थी, उसका वध किया गया था। हत्या नहीं, वध कहेंगे। और उसका वध इसलिए किया गया था बुंदेलखंड के वीर युवाओं के द्वारा कि वह हमारे देश पर जबरन शासन करने की नीतियों में लगा हुआ था, अनीति में लगा हुआ था। नीति नहीं कहेंगे, अनीतियों, जिसके बारे में मैंने पूर्व में प्रकाश डाल दिया है, कई बार बताया है आप लोगों को कि वो जिस समय अपने किले में हथियारों का निरीक्षण करने के लिए प्रातः काल में घूमता घूमता आया करता था, उसके लिए भीतर से लोगों ने बाहर के लोगों को, बाहर के युवाओं को ये संकेत देने आरंभ कर दिए थे कि इस समय ये यहाँ से गुजरता है, शेर शाह सूरी, और यदि इस समय इस पर हमला किया जाए तो काम हो सकता है। और यही इसी बात को आधार बना करके हमारे वीर युवाओं ने, देशभक्त योद्धाओं ने अपना वो काम करके दिखाया। और उन्होंने बाहर से एक ऐसा हथगोला बड़ी तीव्रता के साथ फेंका जो भीतर जाकर के बारूद के ढेर पर पड़ा, और वहीं से उस समय शेर शाह सूरी गुजर रहा था। शेर शाह सूरी को उस आग में अपना बलिदान देना पड़ा, या कहिए कि वो जो दोजख की आग होती है, उस आग में झुलस गया, जिसको ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं अपने लिए। लेकिन देश के युवाओं ने वो काम करके दिखाया, देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए काम किया। तो यहीं पर खजुराहो आदि, उनके बारे में आप जानते ही हैं, ये सब भी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। लेकिन जिस रानी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, यही इसी कालिंजर के राजा थे कीर्ति सिंह, और कीर्ति सिंह का ही वो किला था जिसमें उसका अंत हुआ था शेर शाह सूरी का। इन्हीं के यहाँ पर 1524 में दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने, एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने दुर्गा रखा, क्योंकि उस दिन दुर्गाष्टमी थी, इसलिए दुर्गा नाम रखा। ये दुर्गा आगे चल करके वास्तव में दुर्गा बनी। दुर्गा का अभिप्राय होता है दुर्ग, दुर्ग का स्त्रीलिंग दुर्गा है, और दुर्ग होता है जिसमें पहुंचना बड़ा कठिन हो जाए। दु माने बड़ा कठिन, दुर्गम, और ग माने गमन, जिसमें पहुंचना बड़ा कठिन हो। तो दुर्ग पर पहुंचना ही बड़ा कठिन होता था, उसके नाम से ही स्पष्ट होता है। और उसका एक और भी दूसरा भी अर्थ होता है कि जैसे प्रलय काल में जीवात्माएं ईश्वर के गर्भ में जाकर के समाविष्ट हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, वैसे ही प्रजा भी आपत्ति काल में किले में जाकर के छुप जाती है, किले में अपनी जीवन रक्षा करती है। ये प्राचीन काल से ही दुर्ग का एक विशेष गुण भी रहा, वो आश्रय स्थल बन जाता था उस समय सबका। तो इतनी क्षमता उसके भीतर होती थी, इतना अन्न आदि भोजन सब कुछ उसमें व्यवस्था उसकी की जाती थी, पानी की व्यवस्था होती थी कई कई महीने के लिए। तो जैसे प्रलय काल में जीवात्माएं उसमें जाकर के आश्रय प्राप्त करती हैं, छुप जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, वैसे ही प्रजा आपत्ति काल में किले में सन लेती है, इसलिए उसको दुर्ग कहते हैं। और जो ऐसी स्त्रीलिंग शक्ति होती है उसको दुर्गा कहते हैं। तो ये बड़े व्यापक अर्थ एक एक शब्द के हमारे यहाँ पर है, संस्कृति में, हमारी भाषा में, हमारी व्याकरण में एक एक शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई और उसका क्या क्या अर्थ होते हैं। निरर्थक शब्द हमारे यहाँ पर कोई नहीं मिलता।
खैर, तो यहीं पर रानी दुर्गा जो उस समय एक बालिका थी, 1524 की घटनाओं पर यदि आप विचार करेंगे तो उस समय हो क्या रहा था, घटनाक्रम क्या हो रहा था, क्या चल रहा था देश में, समाज में। तो 1524 में तो उस समय हमारे देश पर लोधी वंश शासन कर रहा था, इब्राहिम लोधी का शासन था। परंतु 1526 में बाबर आ गया, लोधी का शासन समाप्त हो गया। उस समय दुर्गा कितने की थी? 2 साल की थी। 1528 में राम मंदिर टूटा तो उसकी अवस्था 4 वर्ष की थी। 1530 में बाबर मरा तो 6 वर्ष की थी। लेकिन 6 वर्ष के एक बालक के ऊपर संस्कार कैसे पड़ रहे थे? इतिहास को केवल इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए कि हम पढ़ते जाएं और प्रोफेसर सामने से खड़ा होकर के बोलता चला जाए, या लेक्चर दे करके चला जाए लेक्चरर। ये दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि घटनाओं को, जो चारों तरफ की घटनाएं हैं वो क्या हैं, और वो हमारे युवाओं पर, हमारे देश के निवासियों पर, नागरिकों पर क्या प्रभाव डाल रही होंगी, कौन सा घटनाक्रम उस समय घटित हो रहा होगा, इस दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे आपके हमारे सामने अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक आंदोलन हमने लड़ा। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अजीब संयोग है कि आज जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो वही घटना आज ऐतिहासिक रूप से आज से जुड़ी हुई है। तो 92 की घटना हमारे लिए कोई दूर की घटना नहीं है। जो 50 की अवस्था के हैं, उन्होंने कल परसों उस घटना को घटित होते देखा। बड़ी अच्छी तरीके से सारी चीजें मेमोरी में। उस समय भी एक विमर्श बना था। ये एक युग धर्म बन गया, जमाने का दौर जिसको कहते हैं। और जमाने का दौर बना तो सबके ऊपर एक बात हावी हो गई कि राम मंदिर बनना चाहिए, चाहे आर्य समाजी क्यों नहीं था वो। सबकी इच्छा थी कि हमारे महापुरुष को, हमारे आप्त पुरुष को, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सम्मान मिलना चाहिए। इतिहास में जो जो उनका स्थान है वो स्थान उनको मिलना चाहिए। इसलिए सबकी भावना एक थी। तो इस युग धर्म से, इस जमाने के दौर से हम और आप अछूते नहीं रह पाए। इतने ही लोग हैं जो आर्य समाजी होकर के राम मंदिर को देखने के लिए जा रहे हैं। ये जमाने का दौर है, जमाने के युग धर्म का प्रभाव है कि हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और हम देखना चाहते हैं। चाहे बेशक मूर्तियों के माध्यम से ही, लेकिन एक अपने महापुरुष के बारे में जानकर के असीम प्रसन्नता होती है। तो यही बात, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही थी। जैसे रानी जयराजकुमारी, उस समय एक विशेष महिला संगठन का नेतृत्व करते हुए 28,000 की फौज लेकर के उस समय के विदेशी आक्रमणकारी बाबर से भिड़ रही थी। उनके पति रणविजय सिंह इसी प्रकार की एक बड़ी सेना लेकर के विदेशी आक्रमणकारी का सामना कर रहे थे। और उनकी दोनों की प्रेरणा के लिए पीछे से कौन खड़े थे? जैसे स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा के लिए गुरु जी बिरजानंद जी खड़े थे, पूर्णानंद जी खड़े थे, आत्मानंद जी खड़े थे। ये जो उस समय की दिव्य आत्माएं थी, जो जिस तरीके से अपने स्वामी दयानंद का निर्माण कर रही थी, और स्वामी दयानंद आगे जाके क्रांतिकारियों का निर्माण कर रहे थे। ऐसे ही उस समय भी तो घटनाएं घटित हो रही थी। इतिहास को इस दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता होती है। और जब उन्होंने देखा, रानी दुर्गावती ने, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे, तो इन सब चीजों का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ा। और जब रानी जयराज कुंवरी, उनके पति रणविजय सिंह ये कार्य कर रहे थे, तो उनके पीछे खड़ी थी एक शक्ति, गुरु के रूप में स्वामी महेश्वरानंद जी। और स्वामी महेश्वरानंद जी, महेश्वरानंद जी जो कार्य कर रहे थे वो अत्यंत क्रांति भरा था।
स्वामी दयानंद बन गए थे उस समय के, और उन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सब तरीके से लोगों का मार्गदर्शन करना आरंभ कर दिया था। क्रांति खड़ी हुई। भीटी रियासत के राजा मेहताब सिंह 2.25 लाख की सेना लेकर खड़े हो गए, 75 साल की अवस्था में युद्ध कर रहे थे। मैंने आपको बताया था देवी दीन पांडे, एक नौजवान हट्टा कट्टा 75,000 70,000 की सेना लेकर के खड़ा हो जाता है। तो ये जो लाखों का बलिदान हो रहा था, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं रानी दुर्गावती के मन मस्तिष्क को भी तो झकझोर रहा होगा ना। वह भी तो सोच रही होगी ना कि मुझे भी तो देश के लिए कुछ करना है। जब समय मेरा आएगा तो मैं भी इसी प्रकार की क्रांति का बिगुल फूकूंगी और देश के नौजवानों का नेतृत्व करते हुए यदि आवश्यकता होगी तो अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान भी दूंगी। मुगलों के बारे में एक बात दिमाग में रखने लेनी चाहिए हमको, और इनकी नकल करते हुए कभी भी हमको महिलाओं के लिए औरत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर अब हम पर हावी हो गई है एक वो मिलीजुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति। कह देते हैं किसकी औरत है, फलां की औरत है। फलां की औरत का मतलब है फलां की रखेल है। किसी की पत्नी किसी की रखेल नहीं होती है, वह पत्नी होती है। और पत्नी के बड़े अच्छे अर्थ हैं, जो सहायक रक्षिका हो, जो नैतिक पतन ना होने दे, चारित्रिक पतन ना होने दे, उसमें रक्षा करने वाली हो आपकी, चारों ओर से बांध करके मर्यादा पथ पर ढालने वाली हो आपको। कितना प्यारा शब्द है। उसको हम औरत से तुलना करेंगे। जो आजकल लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन भी कहीं ना कहीं संतुलित है फिर भी, लेकिन वो तो लिव इन की भी परिभाषा में नहीं था। जरा अबुल फजल को पढ़िए, बदायूनी को पढ़िए, डाउसन, इलियट एंड डाउसन को पढ़िए, विंसेंट स्मिथ को पढ़िए, पुरुषोत्तम नागेशोक को पढ़िए, और बहुत सारे इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि वह कितना व्यभिचारी था, कितना पापाचारी था, कितना अत्याचारी था। 5,000 हिंदू महिलाएं उसके हरम में भरी हुई थी। अबुल फजल उसी का इतिहास लेखक कहता है। तो और 38 राजकुमारियां, ये तो 5,000 सामान्य महिलाएं थी, 38 राजकुमारियां उसके यहां पर जबरदस्ती निकाह करके हड़प ली गई थी। अंग्रेजों की हम नीति को कोसते हैं राज हड़प नीति, लेकिन मुगलों की और खासतौर से अकबर की बेटी हड़पो नीति पर हम विचार नहीं करते। करना चाहिए। 38 में से 12 उसके अपने हिस्से में आई थी जिनसे उसने निकाह किया था, और वो भी महिलाएं फिर औरतों के रूप में रख ली गई थी। जिनसे निकाह होता है, वैधानिक निकाह होता है, जो 4 तक की संख्या इनके यहाँ पर होती है, वहां तक पत्नी होती है, उसके बाद वो औरत है। तो उन राजकुमारियों के साथ भी कैसा व्यवहार होता होगा, जरा विचार कीजिए। तो इस दुष्ट ने, राक्षस ने, अपने इसी राक्षसपन का परिचय देते हुए रानी के पास प्रस्ताव भेज दिया कि आप भी मेरी बेगम बनिए। फिर डलहौजी की तरफ आ जाइए। लॉर्ड डलहौजी को हम कोसते हैं कि उसने राज्य हड़प नीति लागू की, और उस नीति के अंतर्गत उसने हमारी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को हड़पने की बात की। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने कभी रानी के सामने ये तो प्रस्ताव नहीं रखा ना कि तुम मेरी बेगम बन जा। यानी अंग्रेज उसके मुकाबले फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी मानवता लिए हुए थे, लेकिन वो तो निरा राक्षस था, जिसको हिंदुस्तान का सर्वाधिक उदार बादशाह डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने साबित कर दिया। और ये अभी कल हम सुरेश जी के साथ बैठे थे, सुरेश चौहान के जी के साथ में, तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ नेहरू। और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ नेहरू के माध्यम से सारे इतिहास का एक नया ही विमर्श तैयार कर दिया। गुड़ गोबर तो किया ही किया उसने किया, लेकिन ये नई चीजें ला करके खड़ी कर दी और उसी पर आज तक लोग चल रहे हैं। तो उसने रानी के सामने प्रस्ताव रखा कि तू मेरी बेगम बन जा। अपने मंत्री आधार सिंह को मुझे दे दे, तुझे बेगम बनना होगा। एक तेरा हाथी, उसका रानी का हाथी था, सफेद हाथी, और उस हाथी का नाम रानी रखती थी, बोलती थी सरमन। सरमन हाथी को दे दो, आधार सिंह को दे दो, तुम बेगम बन जाओ, राज्य मैं करूंगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं। रानी गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह को ब्याही गई थी। 1545 में उन्हें एक संतान उत्पन्न हुई, यानी जब वह 21 वर्ष की हुई तो माता बनी। वीर नारायण या नारायण शाह उसका नाम दादाजी ने रखा। ये बच्चा जब 5 वर्ष का था तो पिताजी संसार से चले गए। रानी स्वयं शासन करने लगी, मजबूती के साथ शासन करना आरंभ किया। गुजरात का एक दुष्ट बादशाह, सुल्तान, शासक बाज बहादुर रानी को अकेली देख करके भाग लेता है। ये राक्षस थे लोग, जो मैंने शब्द प्रयोग किया ना, अकेली देखकर। और ये कब भागा जाता है ये आप सब जानते हैं। वो भाग लेता है और आकर के रानी के सामने फिर प्रस्ताव रख देता है। रानी 20,000 की सेना लेकर के बाज बहादुर से लड़ती है और बाज बहादुर को बता देती है कि तुझे अपनी कथित बहादुरी से बाज रहना है और भाग जा। बहुत बड़ी संख्या में सेना काटी गई थी, उसको भागना पड़ा था। तब इस राक्षस का पैगाम आ गया अकबर का कि मेरी रानी बन जा, मेरी बेगम बन जा। और पता है ये कितनी अवस्था थी इसकी उस समय? ये 22 वर्ष का था और रानी उस समय 40 वर्ष की थी, यानी मां बेटे का संबंध था। लेकिन राक्षस था ना, लड़का था, लड़के गलतियां कर ही देते हैं, जो आज भी उसके मानस पुत्र राजनीति में रहते हुए कह देते हैं लड़के हैं, गलतियां कर देते हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि जर जोरू जमीन पर तो दुनिया लड़ती आई है, तो आप इतनी सी बात को सुनकर के, आपसे मेरा मतलब जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कीड़ा है इस देश का, वो कहता है ये तो बात सही है, ठीक ही तो कह रहे हैं। और जब जर जोरू जमीन पर दुनिया लड़ती आई है तो समझ लो कि आप भी यदि इस प्रवाह में बह गए तो आपने अपने देश के वीर वीरांगनाओं के उस पौरुष को, उस पुरुषार्थ को, साहस को, उस बौद्धिक चातुर्य को, उनकी देशभक्ति को नकार दिया, जिन्होंने जर जोरू जमीन के लिए लड़ना तो सीखा लेकिन न्यायार्थ लड़ना सीखा, न्याय के लिए, नारी की अस्मिता के लिए लड़ना सीखा। और सॉरी, आज नजला से परेशान हूं। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी लेकिन न्याय के लिए लड़ी। लेकिन आप उस समय उनको लड़का नहीं कहते थे, लड़के हैं, गलतियां कर देते हैं, ये सिद्धांत आपका नहीं था। आप तो उनको लड़का कहते ही नहीं थे, जो लड़ता रहे, लड़ाकू बना रहे, झगड़ालू बना रहे। ऐसा लड़का नहीं होता था आपके यहाँ। आपके यहाँ पर होते थे ब्रह्मचारी। उस अवस्था के युवाओं को आप संबोधन देते थे ब्रह्मचारी।
जो ब्रह्म को ही चरे, जो ब्रह्म में ही विचरण करे, जिसके आचार विचार ब्रह्म के समान हो, वो ब्रह्मचारी आपके यहाँ हुआ करते थे, जिनकी हर बात मर्यादित होती थी, संतुलित होती थी, जिनसे किसी प्रकार की गलती की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, सोच भी नहीं सकते थे आप। हम तो ऐसे युवाओं को निर्माण करते थे, लड़के हैं गलतियां कर देते हैं, ये सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं। इसीलिए मनु महाराज ने जब दंड देने की व्यवस्था की तो अलग अलग बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक स्तर देख देख करके सबके लिए न्याय देने की, दंड देने की व्यवस्था उन्होंने की है। तो रानी पर यह प्रस्ताव जाता है, रानी इंकार कर देती है। अब देखिए, रानी के पास 300 सैनिक है और मुगलों के पास हजारों की संख्या में सेना है। अकबर अपने एक सेनापति आसफ खान को भेजता है, बड़ी सेना के साथ जाइए, रानी को गिरफ्तार करके लाइए। रानी के गिरफ्तारी वारंट हो जाते हैं, अकबर के यहां से जारी हो जाते हैं, जाइए पकड़ के लाइए। रानी का गुनाह एक था कि उसने उसकी बेगम बनने से इनकार कर दिया था। एक माँ ने एक बेटे की पत्नी बनने से इनकार कर दिया। हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा ऊंचा आदर्श है। जो हमसे और आपसे 20 साल बड़ी हैं, हम स्वाभाविक रूप से माता जी बोलते हैं, जवानी की अवस्था में भी माता जी बोलते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे इस बात की कोई मर्यादा नहीं। गिरफ्तारी वारंट लेकर के आसफ खान वहां पहुंचता है, बड़ी सेना। रानी के 300 सैनिकों ने मुगलों के 3000 सैनिकों को काटा। 3000 सैनिकों। जब कोई सेकुलर कीड़ा, टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई कीड़ा आपको इतिहास की निराशाजनक कहानी सुना रहा हो, आपसे कह रहा हो कि गजनी आया था, गौरी आया था, बाबर आया था, फला आया था, खच्चरों पे आए थे, घोड़ों पे चढ़ के आए थे, मुट्ठी भर सैनिक साथ लेकर के आए थे और तुम्हारी मुट्ठी भर सैनिकों ने लाखों लाखों की सेनाओं को हरा दिया था, तो उससे निराश मत होना, उसको जवाब देना कि सेकुलर कीड़े सुन, हमने 300 ने 3000 का कत्ल किया है अपने सम्मान के लिए, और 300 में से बचे 300 सैनिकों ने 3000 का बलिदान लिया। आसफ खान को भागना पड़ा था, उल्टा लौटना पड़ा, दोबारा नई सेना लेकर के आता है, फिर युद्ध होता है। 23-24 जून 1664। जून के महीने में कई घटनाएं इस देश में घटित हुई हैं। यही 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। यही जून का महीना रानी लक्ष्मीबाई का भी बलिदान दिवस है, 18 जून। इसी में यह घटना घटित होती है और इसी में 1033 में भी एक विशेष घटना घटित हुई थी, जो मैं आपको बताया करता हूं। जब महमूद गजनवी का भांजा सलार मसूद विशाल सैन्य दल लेकर के 11 लाख की सेना लेकर के हमारे देश पर चढ़ करके आया, और 13-14 जून 1033 उनका बहराइच के राजा के साथ उनका युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के अनेक राजाओं ने उनका साथ दिया था। वह भी घटना जून की है। बंदा बैरागी भी इसी महीने में पैदा हुआ था। कहने का अभिप्राय है कि इस जून के महीने में अनेक घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिन्होंने इतिहास को बदला है, इतिहास को नई दिशा दी है, या इतिहास में अपनी विशेष पहचान बनाई है। 23-24 जून की घटना इतिहास में एक वीरांगना के बलिदान की कहानी है। ऐसे बलिदान की कहानी जिसने अपने सम्मान के लिए अपने दामन पर हाथ लगने नहीं दिया, बल्कि शत्रु को बता दिया कि भारत की वीरांगनाएं क्या होती हैं।
रानी लड़ रही थी, विजयश्री मिलने वाली थी, लेकिन एक तीर उनके कंधे में आकर के लगा, गड़ गया, हटा नहीं। रानी ने जितनी देर में उसको निकाला, थोड़ी असावधानी हुई और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इतनी देर में ही दूसरा तीर आकर के रानी की आंख में लगता है। रानी उस तीर को निकालती है, पहले वाले को निकालती है, दूसरे को निकालती है, लेकिन आंख में तीर भीतर तक घुस गया था और भीतर तक घुसने पर रानी की आंख में तीर की चोंच घुसी रह गई। अब आप देखिए कितनी असीम पीड़ा को, वेदना को रानी ने झेला। वो झेल रही है, तभी एक तीर पीछे से आकर के गर्दन पर लगता है। अब रानी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। रानी ने देख लिया था कि अब काल निकट आ चुका है। तभी साथ में युद्ध कर रहे आधार सिंह, जो उनके सेनापति थे, उनसे कहा कि आधार सिंह, अब तुम मेरी गर्दन उतार दो। आधार सिंह संकोच करते हैं। रानी समझ जाती है कि इनको संकोच है और ये शायद देर कर देंगे और पता नहीं इतनी देर में क्या घटना घटित हो जाए तो उसको गिरफ्तार न कर लिया जाए। इसलिए रानी अपनी तलवार, अपनी कटारी निकालती है और अपनी छाती में भोंक लेती है। इस तरीके से उसका एक बलिदान, हमारी वीरांगना का बलिदान, मां भारती की सच्ची सपुत्री का बलिदान उस दिन हो गया। वो चली गई, लेकिन अपनी एक अमिट कहानी, वीरता की कहानी छोड़ करके संसार से गई। अब अकबर ने जो सोचा था और अकबर ने जो उससे युद्ध करने का निर्णय लिया था, वो इस भाव से और इस भावना से प्रेरित होकर के लिया था कि हम रानी को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। देखिए, जिस लक्ष्य को लेकर के युद्ध शुरू हुआ था, उस लक्ष्य में अकबर पराजित हुआ, रानी को गिरफ्तार नहीं करवा पाया। भूभाग छीन लिया, राज्य छीन लिया, उसके राज्य का विस्तार हो गया, साम्राज्य का विस्तार भी होगा, ये भी मान लिया, लेकिन जो असली उद्देश्य था, उस असली उद्देश्य में वह असफल रहा। और उसकी असफलता का कारण रानी की वीरता थी। रानी की अपने सनातन के मूल्यों के प्रति समर्पण की पवित्र भावना थी और रानी ने उस बात को अंतिम समय तक करके दिखाया। उसने बता दिया कि भारत की वीरांगनाएं जब समय ऐसा आता है तो उस समय क्या कर गुजर सकती हैं, प्रत्येक कार्य को करने में वह सफल हो सकती हैं। ये रानी ने दिखाया था। अब मैं इसी पर एक कविता मैंने आज 5-4 पंक्तियां बनाई थी, उसको कह करके समाप्त करता हूँ। स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। स्वाधीनता की गोद में आनंद ही कुछ और है, स्वाधीनता की गोद में आनंद ही कुछ और है, या तुम बताओ फिर भला वह आनंद किस ठौर है, या तुम बताओ फिर भला वह आनंद किस ठौर है। पराधीनता की जेल में जिसको यहां रहना पड़े, पराधीनता की गोद में जिसको यहां रहना पड़े, निश्चय अभागा है वह जिसको यह सहना पड़े। जो देश जाति वीरता से पराधीनता को फेंक दे, जो देश जाति वीरता से पराधीनता को फेंक दे, इतिहास को वही जीतते जो स्वयं रेखा खींच दे, जो स्वयं रेखा खींच दे, जो स्वयं रेखा खींच दे। पराधीनता स्वीकार कर जिसने झुकाया शीश है, पराधीनता स्वीकार कर जिसने झुकाया शीश है, मिट गई वे जातियां, इतिहास की यही सीख है, इतिहास की यही सीख है। आप यदि जिंदा हो तो केवल इन बलिदानों के कारण जिंदा हो कि आपने विषम से विषम परिस्थिति में भी शीश नहीं झुकाया था। तुम भी जियो हम भी जिए, तुम भी जियो हम भी जिए, तुम भी बढ़ो हम भी बढ़े। ये भारत का वैदिक मूल्य है, वैदिक आदर्श है। तुम भी जियो हम भी जिए, तुम भी बढ़ो हम भी बढ़े, जीवन समर्पित धर्म को तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें,
जीवन समर्पित धर्म को तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें। ये भारत का आदर्श था और इसी आदर्श को जीवित रखने के लिए रानी ने अपना बलिदान दिया। आज हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत उनके दिव्य जीवन को नमन करते हैं और अपनी इस जो आर्यों का महाकुंभ की पंचायत है, जिसमें मुझे हुक्का पिए बहुत समय हो गया था, आज हुक्का पीते हुए अपने सभी साथियों को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद संयोजक जी का, संचालक जी का, बड़े भाई आदरणीय साहब, लखनलाल जी का कि उन्होंने मुझे आज जोड़ा। बड़े भाई साहब देवेंद्र सिंह जी ने कहा बड़े था भाई साहब आपके क्षेत्र में हैं और आपकी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। दिन में मुझसे बात हुई थी, बता रहे थे कि आपने किस प्रकार से उनको नंबर वंबर दिए, वहां पे जो उनको कार्यक्रमों के बारे में बताया, गाइडलाइन दी, बहुत अच्छा लगा जी। जी कल वहां पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मुकेश खन्ना जी, तमाम फिल्मी कलाकार आए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, अब आप आते तो फिर आप तो हमारे जी। सबसे बड़े कलाकार होते वहां पे। फिर तो मंच हम आप ही को लुटवा देते पूरा हम। चलिए बनाएंगे भाई साहब। जी जी जी, बिल्कुल बनाएंगे। और हुक्का पीने के लिए आते रहिए, मजा नहीं आता है। जी 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 ठीक है। हाँ, आपकी उपस्थिति जरूरी रहती है। निर्मला देवी जी प्रसन्न हो गई नहीं नहीं आप। नहीं मैं नमस्ते जी डॉक्टर साहब। आप जी आपने बहन जी बहुत नमस्ते। नमस्ते जी, आपने बहुत ही सुंदर से इतिहास का वर्णन किया। लेकिन अभी हमें ग्लानि होती है, हमने एज ए स्टूडेंट भी और केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीजीटी हिस्ट्री हमने हिस्ट्री पढ़ाई कि अकबर महान थे। तो ये हाँ हाँ शिक्षा नीति में क्यों नहीं बदलाव होता? ऐसे वीरों जी की जी आ गया है तो हमें महसूस हो। और अभी भी गद्दार जो है वो उन्हीं का समर्थन करते हैं। ये टुकड़े एकता कैसे लाई जाए? अभी भी जो टुकड़े टुकड़े गेंद है, जैसे आपने कहा, ये अभी भी उन्हीं का समर्थन करते हैं। तो कैसे बदलाव आ जाए हाँ कि जी। हम भी मतलब अब कुछ कर सके? इसके लिए क्या सुझाव आप देंगे प्लीज? देखिए इसके लिए इतिहास में, इतिहास की पुस्तकों में, आपके सिलेबस में व्यापक परिवर्तन हो रहा है बहन जी। अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, आ रहा है। और ये अच्छा जी, हमारे आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि उसका नेतृत्व मोदी जी ने बाबा रामदेव जी को दिया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात। उन लोगों को नहीं दिया है जो लोग कहीं न कहीं दोगली विचारधारा के बाबा रामदेव जी, ऋषि दयानंद जी के सपनों के अनुसार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और जो वो कार्य उस समय हो रहा है, हालांकि बहुत सावधानी बरत के हो रहा है, लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो इसी प्रकार की अवस्था होती है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन व्यापक आता है। मोदी जी का सबसे बड़ा जो एक मिशन है और जो उनकी कार्यशैली से स्पष्ट होता है कि वो देश को गृह युद्ध की स्थिति में सीधे नहीं झोंकना चाहते। वो धीरे धीरे स्थितियों में सुधार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, हम आप सबको इस बात की भली प्रकार जानकारी है कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान हो चुके हैं। इन्होंने यही काम किया, आपको मारा और अपने आप को स्थापित किया। अब वो जो बीमारी 70 साल की है, 70 साल की मत कहिए इसको। ये अंग्रेजों के जमाने में भी रही, उससे पहले मुगलों के जमाने में रही, उससे पहले तुर्कों के जमाने में रही। आपसे कब दिल्ली छिनी थी? तब से लेकर के आज तक आपके साथ यही हो रहा था। तो इतने दिन की बीमारी को निकालने के लिए एकदम सब कुछ नहीं हो सकता, धैर्य रखेंगे, आएगा। और व्यापक परिवर्तन दिखने लगा। आज आज हम और आप भी यदि ये चर्चा कर रहे हैं तो ये भी तो अनुसंधान का प्रभाव है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन चीजों का प्रभाव है जो चीजें लाई जा रही हैं, तो होगा। धन्यवाद। अच्छा, ये जो इनको जयचंद को कैसे खत्म करिए? जो जयचंद जो है अभी भी समर्थन करते हैं, उनका एकता नारा तो है, लेकिन इसमें भी थोड़ा परिवर्तन होनी चाहिए हम सबको। बहन जी बात ये है, थोड़ा सा अशोभनीय सा लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप विदुषी बहन है मेरी। हमारे पिताजी कहा करते थे कि कुल तो हिजड़ा का भी समाप्त नहीं होता, वंश तो उसका भी चलता रहता है। तो ये जो कीड़ा है ये भी समाप्त नहीं होगा। आज भी कीड़े बहुत बैठे हैं, लेकिन आपके हमारे भीतर पौरुष पराक्रम होना चाहिए। और देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखना चाहिए। इस समय आपके पास में जो
डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल जी, हाँ जी, आपके जो विदेश मंत्री हैं, हाँ जी, अ, ये सारे क्या कर रहे हैं? इनकी इनकी इच्छा नहीं होती कि हम अखबार में छपें। ये केवल पीछे से रह करके देश के लिए काम कर रहे हैं, समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और बहुत ये बहुत बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम। एस अच्छा। जयशंकर प्रसाद, जो हम्म, हम्म, जयशंकर प्रसाद जी विदेश मंत्री। बहुत अच्छा हाँ जी, बताया आप। जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए तो वो सब, हमारे, जी जी, प्रेम सचदेवा जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी, सादर सादर नमस्ते। नमस्ते जी, आपको बहुत दिन के बाद देखने का बड़ा बहुत मन प्रसन्न हुआ। जी, धन्यवाद। और जो नई हमारी दुल्हन, युवा, नई दुल्हन दिखाई हो रही है आप तो। हाँ, अब चौपाल चौपाल में आई गए हैं, हमारी चौपाल में। जी तो हमारे लखनलाल जी ने आपको बुला ही लिया, बहुत जी बहुत आभार है। मैं ये कहना चाहता था कि पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति जो है, लॉ, फर्स्ट ईयर जो लॉ का है उसमें मनुस्मृति लगाई गई। हाँ जी और हमारे इन्होंने जो अपोजिशन है, कांग्रेस प्लस वाले जो हैं, हाँ जी हाँ इन्होंने जी डॉक्टर प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको मिले, उनको सभी जो तथ्य बताए कि मनुस्मृति में ये गलत है, वो गलत है और वो है, तो ये आपने कैसे लगा ली बिना किसी कमेटी से अप्रूव कराए। तो उनको ऑर्डर वापस लेने पड़े। हाँ तो जी ये स्थिति जो है ये ऐसी है कि अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हिंदू आ गए, तो अब वो भी काम नहीं करने दे रहे उनको भी। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी तरह भी इनको आगे बढ़ने के लिए। पीछे से टांग खींचने वाले बहुत हैं, ये प्रॉब्लम है। बहुत बहुत अधिक है जी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा। मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करते हुए अपनी बात को रखना चाह रहा हूं कि आपका एक कदम बढ़ता है, लेकिन खींचने वाले तो हजार होते हैं बढ़े हुए कदम को। आपका जो सेकुलर गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो मोहम्मडन हैं, जो आपके दलित हैं, जो आपके पिछड़ों में से भी बहुत सारे लोग हैं, और जो फिर आपके दुनिया में जो विरोधी बैठे हैं मोहम्मडन कंट्री के नाम पर, ईसाई कंट्री के नाम पर, दबाव कितने भारी हो जाते हैं। उनके बीच संतुलन बना करके चलना, आगे बढ़ना, धीरे धीरे चीजें होंगी, आएंगी। समय लगेगा। अभी आपको आज भी अचानक एकदम आज से, जी ये कुछ कह देखिए रहे थे क्या भाई साहब? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोई चीज जब बिगड़ती है तो जितना समय बिगड़ने में लगता है उससे 1000 गुना ज्यादा सुधरने में लगता है। तो समय लगेगा। सुधरने में लगता है, हाँ बिगड़ बहुत जल्दी जाती है। जी। तो हाँ जी अब समय लगेगा, सुधर भी रही है चीजें सारी धीमे धीमे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ जी हाँ और एक समय जी ऐसा आएगा कि वो हाँ जी मनुस्मृति भी लागू होगी और सारी चीजें लागू, लेकिन थोड़ा सा। अब 407 सीटें आ जाती हैं तो काम जो है वो अच्छी तरह हाँ, चलता है। अब आया आप पॉइंट पे। इसी पे यही आप तो मुश्किल है ना। बहुत हमारे बहुत अपने ही बहुत हिंदू सुंदर, जो बहुत हैं वो सुंदर, साथ देखिए नहीं इसके देते, बहुत ढंग से सुंदर, बहुत बोलते सुंदर। नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी पीछे रहे कि हम वो 4 तो नहीं ला पाए, उसके लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हाँ मेहनत। जी, तो कहीं ना कहीं उसके हम दोषी हैं स्वयं। अपने अंदर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है जी। जो जो पढ़ा लिखा जो होता है, कथित रूप से अपने आप को विद्वान समझता है, समझदार मानता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बस। क्योंकि वोट वोट डालने के दिन वही सबसे ज्यादा लापरवाही करता है। नहीं, और वो हम लोग कहीं ना कहीं आलसी प्रमादी बन के बैठ गए कि वो तो 400 पार है ही, बस हो गया पार। अभी हाँ जी हाँ जी अभी हाँ जी अभी भी हाँ कुछ जी नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब नींद से जागो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जी आगे जी जी। आगे बहुत समय आने वाला है ना। देखिए, महाराष्ट्र ने आपको जगा दिया है, जी गिरती हुई स्थिति को आपको सुधार दिया, बता दिया कि नहीं सब कुछ संभव है, अब भी कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। हरियाणा ने पहला संकेत दिया आपको, और यदि यही कर्म फिर आगे बढ़ेगा तो फिर आप सारा कुछ कर देंगे। ये एक तरह से समझिए कि आपका फिर से जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था उसकी तैयारी है, ये नए संकेत है उसके लिए।
चलिए, सभी को साथ नमस्ते, शुभ रात्रि। आइए शांति पाठ करें। और डॉक्टर राकेश कुमार जी से निवेदन है कि बराबर चौपाल में आप आते रहिए, अच्छा लगता है आपके आने से, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरों पे। आइए शांति पाठ। देवं शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति 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 ओम। जो बोले तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रह्मानंद की जय। योगेश्वर श्री दयानंद की जय। गौतम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत सुंदर सभी को प्रवचन सादर माननीय नमस्ते, राकेश शुभ आर्य जी रात्रि। का। वंदन अभिनंदन नमस्ते सबको नमस्ते जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी का बहुत बहुत आभार। शॉर्ट नोटिस पे आप तुरंत आ गए जी। सबको नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी, शुभ रात्रि।